हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और आप जानते हो जो फ्लावरिंग यानी पुष्पीय पादप होते हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं, जिन्हें हम आवर्तबीजी पादप भी कहते हैं। आवर्तबीजी पादप वो होते हैं जिनमें बीज के बाहर आवरण पाया जाता है। तो इनमें बीज के बाहर आवरण पाया जाता है। एंजियोस्पर्म में बीज के बाहर क्या पाया जाएगा? आवरण पाया जाएगा। और ये एंजियोस्पर्म होते हैं, ये पुष्पीय पादप होते हैं। और जो पादप होता है उसके अंदर जो जननिक अंग होता है, जननिक अंग या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही क्या होता है? फ्लोवर होता है। क्या होता है? फ्लोवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। हम एक बात बोल सकते हैं कि सभी पुष्पीय पादप, सभी पुष्पीय पादपों में पुष्प उसका जननिक अंग होता है। जननिक अंग क्या रहेगा? पुष्प। और ये जो स्टेटमेंट दिया था उस वैज्ञानिक का नाम था ग्रेव, नाम के वैज्ञानिक ने ये बात बताई थी कि सभी पादपों में जिसके अंदर पुष्प है उनके अंदर जो पुष्प होगा वही क्या होगा? उसका जननिक अंग होता है। एक और आता है पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहोगे? एंथोलॉजी कहते हैं। और आप जानते हो ये जो पुष्प होते हैं ये एक रूपांतरित पुरोहर होते हैं। रूपांतरित पुरोहर यानी शाखा होती है। कौन? पुष्प। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट फ्लावर, कंपटीशन में बहुत बार पूछे जाते हैं। स्मॉलेस्ट फ्लावर यानी सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो ये आएगा वोल्फिया माइक्रोस्कोपिया। वोल्फिया माइक्रोस्कोपिया। एक क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट फ्लावर यानी सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ये आएगा रेफ्लेसिया। कौन सा आएगा? रेफ्लेसिया। एक क्वेश्चन आता है इंडिया का नेशनल फ्लोर ऑफ इंडिया। नेशनल फ्लोर ऑफ इंडिया, ये आता है कमल। एक क्वेश्चन आता है स्टेट फ्लोर ऑफ स्टेट फ्लोर ऑफ राजस्थान, इसके लिए आएगा रोहिड़ा। क्या आएगा? ये कुछ सिंपल क्वेश्चन जो कई बार पूछ लिए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव इन फ्लावरिंग प्लांट में जो एंजियोस्पर्म होते हैं उन्हें बीज के बाहर आवरण पाया जाएगा और जो पुष्प होता है वो इसका क्या रहेगा? जननिक भाग। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले पुष्प की स्ट्रक्चर समझते हैं। फ्लावर स्ट्रक्चर यानी पुष्प की स्ट्रक्चर। तो ये पुष्प की स्ट्रक्चर हम द्विलिंगी पुष्प में देख रहे हैं। द्विलिंगी पुष्प। और द्विलिंगी पुष्प वो रहता है होता है इसके अंदर दोनों लिंग उपस्थित रहे, यानी मेल वाला भाग भी इसके अंदर प्रेजेंट हो और फीमेल वाला भाग भी इसके अंदर प्रेजेंट हो। जो पुष्प के अंदर मेल वाला भाग होगा उसे हम बोलेंगे एंड्रोसियम, और जो फीमेल वाला भाग होगा उसे हम बोलेंगे गाइनोसियम। क्या बोलोगे? गाइनोसियम। एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये एंड्रोसियम आगे चलकर मेल गेमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करेगा और ये गाइनोसियम आगे चलकर फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे हम एक फ्लोर की स्ट्रक्चर देखें नॉर्मली,
ये फ्लावर की स्ट्रक्चर, इसमें जो बेसल वाला नीचे वाला भाग देख रहे हो इसे बोलते हैं पुष्प वर्ग। ऊपर पुष्परंग के ऊपर जो गुंबदनुमा फूली हुई स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसे बोल सकते हैं पुष्पासन। क्या बोलोगे? पुष्पासन। ऐसे हम थैलस भी बोल सकते हैं। ये जो पुष्पासन होता है इसके ऊपर 4 संधियां लगी होती है। कितनी संधियां लगी रहेगी? 4 संधियां लगी हुई होती हैं। तो सबसे नीचे वाली संधि है वहां से पत्तीनुमा स्ट्रक्चर निकलती है जिसे बोल सकते हैं हम बाह्य दल या सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलोगे? सेपल्स। अब ये बाह्य दल एक है, ये पत्तीनुमा स्ट्रक्चर एक है तो इसे बाह्य दल बोलेंगे। ये 2 या 2 से अधिक हैं तो इसी संरचना को हम बोल देंगे बाह्य दल पुंज शब्द बोला जाएगा। इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कैलिक्स। क्या बोलोगे? कैलिक्स। जो सेकंड नंबर की संधि है वहां से कुछ रंगीन पार्ट पत्तीनुमा स्ट्रक्चर ही निकलती हैं। अगर ये एक है तो इसे बोलोगे आप दल, जैसे पेटल्स भी बोल सकते हो आप। अगर ये 2 या 2 से अधिक हैं तो इसे बोलोगे आप दल पुंज यानी कोरोला। ये जो आप इसके 2 भाग पढ़ चुके हो, ये पुष्पवरण, पुष्पासन, बाह्य दल पुंज और दल पुंज, ये सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 2 ही हैं, एंड्रोसियम और गायनोसियम, लेकिन ये सहायक अंगों के रूप में कार्य करते हैं। जिसको आप तीसरे नंबर की संधि देख रहे हो यहां से ये एंड्रोसियम वाला भाग डेवलपमेंट होता है और ये आगे जाकर शीर्ष पर एक द्विलोब स्ट्रक्चर यानी द्विपालित स्ट्रक्चर में खुलता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं एंथर। क्या बोलोगे? एंथर, या हम इसे बोल सकते हैं पराग कोश। एक ही इस पुष्पासन को पराग कोश से जोड़ने वाली बीच वाली स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, इसे बोल सकते हैं हम फिलामेंट। क्या बोलेंगे? फिलामेंट या पूतंतु इसे बोल सकते हो। एक भाग और होता है इसका, ये जो परागकोश होता है ये डाइथिकस यानी द्विपालित होता है। कैसा रहेगा? द्विपालित। इसके अंदर 2 लोब पाए जाएंगे और इन दोनों लोबों को आपस में जोड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये दोनों लोबों को जोड़ने के लिए इसे हम बोल सकते हैं कनेक्टिव या यूजी। ये जो परागकोश होता है इसके अंदर पोलन ग्रेन यानी पराग कण पाए जाते हैं जो पोलिनेशन की क्रिया द्वारा फर्टिलाइजेशन की क्रिया में सहायता करेंगे। योजी का काम है दोनों पालियों को आपस में जोड़ने का। फिलामेंट एक फ्लेक्सिबल यानी लचीली स्ट्रक्चर होती है जो इस एंथर को पुष्पासन से जोड़े हुए रखती है। ये जो आप तीनों भाग पढ़े हैं आपने, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट, ये तीनों ही भाग किसके हैं? एंड्रोसियम के। किसके भाग हैं? एंड्रोसियम के। और ये एंड्रोसियम इसकी एक यूनिट होती है जिसे आप इकाई बोलते हो, वो होती है स्टेमन। क्या पाई जाएगी? हिंदी में बोले तो पुंकेसर इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। जो एंथर वाला भाग है उसके अंदर जो परागकोश है वो ही केवल जननक्षम भाग होता है। कनेक्टिव और फिलामेंट दोनों सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये होता है इसका जननक्षम भाग। कौन सा? परागकोश वाला। कनेक्टिव और फिलामेंट दोनों इसमें सहायक अंग के रूप में कार्य करते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये भाग है गायनोसियम वाला। कौन सा भाग? जिसका शीर्ष वाली स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, जो एक स्टेज यानी मंच की तरह कार्य करती है, इसे आप बोलोगे स्टिग्मा या इसे बोल सकते हो आप वर्तिका। एक नीचे जो चौथी संधि होती है पुष्पासन गुण, उस पे टिका रहता है अंडाशय। क्या टिका रहता है? अंडाशय। तो ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसे बोल सकते हैं हम अंडाशय यानी ओवरी। क्या बोलोगे? ओवरी। ये बीच में आप तंतु में स्ट्रक्चर वापस देख रहे हो, खोखली भी हो सकती है, इसे आप बोलोगे स्टाइल। क्या बोलोगे? स्टाइल, या इसे बोल दोगे आप वर्तिका। क्या बोल दोगे? वर्तिका। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी
ये तीनों पार्ट मिलकर इसका फॉर्मेशन करते हैं गाइनोसियम का। और गाइनोसियम की भी यूनिट होती है, उसे बोलते हैं कार्पल या पिस्टिल, इसे हम बोल सकते हैं। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे जो एंड्रोसियम वाला भाग है उसकी यूनिट होती है स्टेमन, और जो गाइनोसियम वाला भाग होता है इसकी यूनिट होती है कार्पल या पिस्टिल। ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई? फ्लोर की स्ट्रक्चर। जो अंडाशय होता है इसके अंदर प्लेसेंटा द्वारा अंदर बीजांड लगा होता है। ये स्ट्रक्चर क्या है? बीजांड। और ये बीजांड ही आगे चलकर बीज यानी सीड का फॉर्मेशन करेगा। और ये अंडाशय है ओवेरी, इससे इसका फॉर्मेशन होगा फल या फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने एंजियोस्पर्म देखा था। एंजियोस्पर्म के अंदर हमने पढ़ा था कि जो जो बीज होते हैं वो अंडाशय के अंदर होते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इनके बीजों के बाहर आवरण पाया जाएगा। तो इनके बीज कहाँ है? अंदर, क्योंकि बीजांड से क्या बना है? बीज। और इस बीजांड के बाहर क्या है? अंडाशय, जो एक कवर यानी आवरण का कार्य करेगा। तो अंडाशय से किसका फॉर्मेशन होगा? फल का। और बीजांड से किसका फॉर्मेशन होगा? बीज का। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम एंड्रोसियम भी बोल सकते हैं। और इस एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है उसे हमने स्टेमन कहा था। क्या कहा था? स्टेमन, या इसे हम पुंकेसर से बोल सकते हैं। इस एंड्रोसियम के हमने तीन भाग पढ़े थे। जो पहला वाला भाग पढ़ा था वो देखा था हमने एंथर, दूसरा भाग था कनेक्टिव, तीसरा भाग था फिलामेंट। जैसे समझने के लिए ये वाला भाग हमने पढ़ा था एंड्रोसियम का, इसके अंदर ये जो भाग है ये कहलाएगा फिलामेंट, ये दोनों को जोड़ने वाला कनेक्टिव, और ये पूरी स्ट्रक्चर कहलाएगा एंथर। जब हम इस एंथर का टीएस लेते हैं, टीएस ऑफ एंथर, तो हमें कैसा नजर आएगा? ये टीएस, इसके अंदर दो पालियां, किसकी टीएस है? एंथर की दो पालियां होती हैं 1 और 2। दोनों पालियों में दो दो पोलन सेक या परागकोष्ठिक हम बोल सकते हैं, प्रकोष्ठ बोल सकते हैं, पोलन सेक बोल सकते हैं, बीजाणुधानी बोल सकते हैं, वो पाई जाती है। प्रत्येक एंथर के अंदर दो पालियां पाई जाती हैं और प्रत्येक पाली में दो पोलन सेक पाए जाते हैं। और इन पोलन सेक या पोलन चेंबर बोल सकते हो, इसके अंदर क्या धसे हुए रहते हैं? पोलन ग्रेन यानी पराग कण इसके अंदर पाए जाते हैं। इसे पोलन सेक बोल सकते हो आप। इसका एक नाम और है बीजाणुधानी, स्पोरेंजिया, इसे आप बोल सकते हो। अब हम स्ट्रक्चर देखें बोली एंथर की, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो एंथर होता है वही जन्मक्षम वाला भाग होता है। तो एंथर की हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी हमें। और ये वाला एंट्री मैंने यहां पे बनाया है, इसके अंदर जो चार बीजाणुधानी हमने बनाई थी वो मैं यहां बना रहा हूं, चार बीजाणुधानी। और इसके अंदर पाए जाएंगे आरसी स्पोरियम, सेल स्पोरियम, टिश्यू, फिर जाके कोई पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। लंबी प्रोसेस हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला या मेल गेमेटोफाइट वाला। तो इसके अंदर जो बाहरी आवरण होता है इसके ऊपर एक भित्ति पाई जाती है जो प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा का काम करेगी। इसका काम करेगी, प्रोटेक्शन प्रदान करेगी बीजाणुधानी के अंदर। जो बाहरी परत होती है इसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस।
जो कि कौन सी लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी सबसे बाहरी जो परत होती है। इसका जो मेन फंक्शन होगा वो होगा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यानी इसे सुरक्षा प्रदान करना। इस एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर पाई जाती है, इस लेयर को हम बोलेंगे, जिसे हम 2 नंबर दे रहा हूं, जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाई जाएगी, इसे बोलते हैं एंडोथीसियम। क्या बोलोगे, एंडोथीसियम। और एंडोथीसियम एक विशिष्ट गुण होता है, ये आर्द्रता ग्राही होती है। कैसी रहेगी ये, आर्द्रता ग्राही, यानी नमी को अवशोषित करती है। अगर ये इसमें नमी नहीं रहा, जल की कमी आ जाए, तो ये शुष्क अवस्था में, कौन सी अवस्था में आ जाएगी, शुष्क अवस्था में आकर इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तनाव, जैसे इसके अंदर तनाव उत्पन्न हो जाएगा तो ये फटने की संभावना इसकी बढ़ जाएगी। और जो आप ये गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे बोलते हैं स्टोमिया। क्या बोलते हो, स्टोमिया। अब क्या होगा, जब ये शुष्क अवस्था में आएगा तो इसमें तनाव होगा, ये फट जाएगी। तो ये जो पोलन चेंबर या पोलन सेक देख रहे हो यहाँ पे, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है, आगे हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, तो यहाँ से एक पोलन ट्यूब बनेगी, और यहाँ से जो पोलन ग्रेन, सॉरी पोलन ट्यूब यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो इस स्टोमिया से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। और ये यहाँ पे पॉलिनेशन की क्रिया द्वारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्टिग्मा वाले भाग पर पहुंच जाएंगे। तो इसका मेन कार्य रहेगा पराग कोश का स्फुटन करना, ये जो एंथर है उसका स्फुटन करना, पराग कोश का स्फुटन करना। ओके, अब इस एंडोथीसियम जो 2 नंबर की लेयर है, इसके नीचे 2 सेल्स या 3 कोशिकाओं से बनी एक और परत हो सकती है। 2 या 3 कोशिकाओं की लेयर हो जाती है, इससे बोलते हो आप मिडल लेयर। कौन सी लेयर बोलोगे, जिसे हम मध्य परत भी बोल सकते हैं। इसका भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जो मिडल लेयर होती है खाद्य पदार्थों का संग्रहण करती है। क्या करेगी, खाद्य पदार्थों का संग्रहण कौन सी लेयर करेगी, मिडल लेयर। और ये जो खाद्य पदार्थ होंगे ये टेपिटम द्वारा कहां पहुंचा दिए जाएंगे, पोलन ग्रेन तक पहुंचा दिए जाएंगे, इस बीजाणुधानी के अंदर पहुंचा दिए जाएंगे। सबसे जो इनर लेयर है, मैं थोड़ा डार्क करके बना रहा हूं उसे, सबसे इनर लेयर 4 नंबर की, इसे बोलते हैं हम टेपिटम। और ये जो टेपिटम होती है ये इनर लेयर होती है, सबसे अंदर वाली परत रहेगी, जो मिडल लेयर की कहां रहेगी, जस्ट नीचे। इस परत को हम पोषक परत भी कहते हैं। कौन सी परत कहोगे, पोषक परत। क्यों, क्योंकि ये जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं उनको कहां पहुंचाएगी, इसके अंदर जो बीजाणुधानी है इसको प्रोवाइड करने का काम करेगी। कौन सी परत, अच्छा क्वेश्चन, पोषक परत कौन सी परत को कहोगे, टेपिटम को। कौन सी परत कहोगे, पोषक परत। और ये जो मिडल लेयर है ये कितनी कोशिका हो सकती है, इसमें 2 से 3 सेल इसके अंदर पाए जा सकते हैं। अब ये जो आप बीजाणुधानी देख रहे हो, इसके अंदर आरसी स्पोरियल सेल पाई जाएंगी, जिसे स्पोरोजिनस टिश्यू होगा, और वो स्पोरोजिनस टिश्यू आगे चलकर माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगा। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल तक की स्ट्रक्चर सारी कौन सी रहेगी, डिप्लॉइड। फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा, उसके बाद ये हेप्लॉइड स्ट्रक्चर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यहां तक ध्यान रखो, इसके अंदर आरसी स्पोरियल सेल्स पाई जाती हैं, वहां से स्पोरोजिनस टिश्यू बनेंगे, फिर यहां से माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन